हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक राव आप लोग का R2R एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग CDP का जो पेपर 2 होता है दोस्तों उसको मैं सॉल्व करूंगा दोस्तों। और ये जो प्रीवियस ईयर 2011 माह जून का दोस्तों है, जो पेपर 2 अर्थात ये स्पेशली पेपर 2 के लिए ही दोस्तों। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये पेपर 2 में ही केवल आएगा। जो CDP हमारे पेपर फर्स्ट में होते हैं, सेकंड में होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं हूबहू मिलते हैं। बस थोड़ा क्या होता है उनका पूछने का जो तरीका क्या होता है थोड़ा दोस्तों अलग होता है। दोस्तों, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को ये टॉपिक इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों, यदि हमारे आप लोग चैनल पर नए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। और हम लोग चलते हैं अपने पहले जो हम लोग का जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस तरफ हम चलते हैं हम लोग। जी फ्रेंड्स, जो हम लोग का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न एक जो कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कह रहा है दोस्तों कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने के लिए। चौथा जो ऑप्शन दोस्तों है, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। दोस्तों कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। इसमें दोस्तों क्या होगा दोस्तों, जो इसमें हम लोग का सबसे सटीक जो दोस्तों हम लोग का जो इसमें उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इसमें कह रहा है कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऐसा क्यों दोस्तों, देखते हैं कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षकों को क्या होता है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायता मिलती है। इसकी उद्देश्य की पूर्ति हो तो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। और शिक्षा मनोविज्ञान से बच्चे के विकास हेतु विभिन्न पहलुओं की जानकारी मिलती है। अर्थात दोस्तों, जो शिक्षा जो मनोविज्ञान होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अगर विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी से क्या मिलता है कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में हमें क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अर्थात दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन जो तीसरा क्या होगा, सही होगा। दोस्तों, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कह रहा है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। क्या दोस्तों कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो पुरुष होते हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। पहला ऑप्शन है सही हो सकता है, दूसरा है बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, और चौथा ये सभी सही है। क्या दोस्तों ऐसा सही है कि कह रहा है कि जो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या जो ऑप्शन पहला है सही हो सकता है, क्या ये सही है? बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये सभी है। दोस्तों, जो हम लोग का इसमें कह रहा है क्या यह कथन क्या है, सही है? तो इसमें पूछने वाली बात है, तो इसमें कह रहा है कि जो दूसरा है अर्थात ये कथन क्या है, तो कह रहा है कि जो ऑप्शन तीसरा इसमें क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है कि पुरुष जो काम कर सकते हैं वो स्त्रियाँ काम ना करें, तो ये ऐसा ही गलत है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने जो हमारा उत्तर क्या होगा दूसरा दोस्तों, और दूसरे में जो क्या हमारा सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता था, ऑप्शन नंबर 3 होगा। दोस्तों, हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है दोस्तों, कह रहा है कि इरफान खिलौने को तोड़ता है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता। आप क्या समझेंगे? एक लड़का है, उसका नाम इरफान है, और क्या करता, जो खिलौना उसके पास वो उसको तोड़ देता है और उसके पुर्जों को उन्हें देखने के लिए क्या करता है, अलग अलग करता है। तो उसमें क्या कह रहा है, जो ऑप्शन पहला है कि उस पर हमेशा क्या करेंगे, नज़र रखेंगे कि बच्चा ऐसा ना करे। ऑप्शन दूसरा है कि उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करेंगे। जो ऑप्शन तीसरा, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए,
इरफान, और चौथा जो ऑप्शन है, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। दोस्तों जो हम लोग का इसमें सटीक जो आंसर होगा क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। इसमें होता क्या है दोस्तों कि इरफान जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है। क्या जो इरफान है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक है। उसके सामने एक खिलौना है जो वह खिलौने को तोड़कर क्या करता है, उसके पुर्जों को देखता है। इससे दोस्तों यह चलता है पता कि वह जानना चाहता है कि खिलौना कैसे काम करता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि उसके स्वभाव को क्या करे, प्रोत्साहित करे एवं उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचरित करें। अर्थात दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही होगा दोस्तों? दूसरा सही होगा। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोगों दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 जो कह रहा है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है या डैश डैश की ओर संकेत करता है। दोस्तों अभी हम पिछले लगातार 2 दिन हम क्या करें, इसी पे हमने चर्चा किया, आकलन से संबंधित। अर्थात हमने क्या किया, एसिमिलेशन से हमने क्या किया, इस पर हमने असेसमेंट से चर्चा किया दोस्तों। तो इसमें पहला क्या कह रहा है कि सीखने के लिए आकलन होगा, आकलन के लिए सीखना होगा, आकलन का सीखना होगा, सीखने का आकलन होगा। दोस्तों जो जरूरी नहीं कि इस जगह क्रिस्टीना ही रहे दोस्तों, ये सीडीपी का आकलन संबंधित बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो इस पर बार बार क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते रहते हैं दोस्तों। तो इसमें देखा जा रहा है कि जो क्रिस्टीना है बच्चों को भ्रमण पर ले गई है और उसी भ्रमण क्या करे, भ्रमण ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों को उसी भ्रमण के बीच में क्या कर रही है, चर्चा कर रही है। अर्थात जो इसकी चर्चा का जो प्रक्रिया है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, अर्थात क्या रहा है, चल रहा। और इसमें क्या करता है, इसमें एक्टिव कौन रहता है, शिक्षक ही रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या करा कि वो प्रक्रिया उसके दौरान ही चल रही। तो दौरान के लिए अगर देखा जाए तो क्या होगा, क्या होगा इसमें दोस्तों, सीखने के लिए आकलन। दोस्तों हम लोग का जो पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, सीखने के लिए आकलन होगा दोस्तों। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। ये तो सही है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, यही पता लगाना कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी हैं अर्थात विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है, वो स्वयं में क्या है, विशिष्ट हैं। तो इसका क्या अर्थ है, कह रहा है कि पहला ऑप्शन, शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशेषताएं होती हैं और ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, एक विषमरूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमता को विकसित करना असंभव है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों, प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। दोस्तों कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट क्यों है, इसमें क्या हो सकता है दोस्तों। तो इसमें जो हम लोग का दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है कि ऑप्शन से कौन सा सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही होगा कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होता। दोस्तों कैसे क्या होता है कि जब यह सही बात है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, ये तो 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, जो उनकी प्रतिभा इत्यादि क्या होती हैं, एक दूसरे पे क्या होती है दोस्तों, चाहे उनकी योग्यताएं हों, चाहे उनकी रुचियाँ हों, चाहे उनकी क्या हो प्रतिभाएं, एक दूसरे पे क्या होती है, इंटर कनेक्टेड होती है। अर्थात दोस्तों क्या होती है कि इनमें यही विशेषता पाई जाती है कि इनमें क्या होते हैं, ये एक समान अर्थात नहीं, अर्थात क्या होते हैं, सब क्या होते हैं, एक दूसरे से पहले क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं के एक समान नहीं होते। अर्थात ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हम लोग दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा है कि सृजनात्मकता उत्तरों के लिए आवश्यक है। अर्थात क्रिएटिविटी उत्तरों के लिए आवश्यक है। पहला क्या कह रहा है कि विषय वस्तु आधारित प्रश्न होना चाहिए, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होना चाहिए, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा होना चाहिए, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष प्रश्न होने चाहिए। कह रहा है कि दोस्तों क्रिएटिविटी जो उत्तर होता है, क्रिएटिविटी उत्तरों के लिए हमें क्या करें कि हमें क्रिएटिविटी अर्थात सृजनात्मकता का वो उत्तर हमें प्राप्त हो दोस्तों। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही होगा। कैसे दोस्तों, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि यदि हम चाहें तो क्या एक छात्र में सहायता उत्तर देने के कौशल का विकास हो,
तो इसके लिए हमें उसे मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों के लिए जवाब लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि यदि विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए हो सकता है कि छात्र उसके जवाब कंठस्थ पर लिख दे, किंतु अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इनकी सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी का पता लगाना है तो हमें क्या करेंगे, उन्हें जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को हमें क्या करना होगा, देना होगा। अर्थात क्या करेंगे, ताकि बच्चे क्या करें, जो उनको याद हो वही चीज़ वो उस पर लिखे। अर्थात तो इसमें क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग दोस्तों। प्रश्न नंबर 7वां जो हम लोग का है क्या है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। पहला है समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। दूसरा जो कह रहा है कि अधिक से अधिक पाठ से आगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए। शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने में। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। दोस्तों कह रहा है कि शिक्षार्थियों को डैश डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें दोस्तों हमारा क्या होता है, सबसे अधिक कह रहा है कि समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करने में। जी दोस्तों, हमें ये करना चाहिए, अर्थात हमें जब करना चाहिए तो हमारा ये उत्तर क्या है, सही नहीं है। अधिक से अधिक पाठ समाई क्रियाओं का हिस्सा लेने के, जी दोस्तों हमें ये भी करना चाहिए। तो जो हमें ये करना चाहिए तो हमारा क्या ये चीज़ सही नहीं है, हमें इसमें गलत उत्तर ही ढूंढना है। फिर कह रहा है कि इसमें चौथा देखते हैं, चौथा क्या कह रहा है कि कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने में। जी दोस्तों, जब उनसे हम अधिक से अधिक प्रश्न पूछेंगे तो क्या होगा, उनमें क्या होगा, नैतिकता, या जो कहते हैं कि इसमें जो खुले प्रश्न जो होते हैं उनमें क्या होगी, विकास होगा। अर्थात कैसे उनमें हम उनकी अधिगम को जानते हैं, तो जो ये सही होगा अर्थात ये भी गलत होगा। कह रहा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर। ऐसा जरूरी दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे हर चीज़ को याद कर पाए। अर्थात शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने में इनके लिए क्या, उनको हतोत्साहित करना चाहिए, अर्थात इसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अर्थात दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, तीसरा सही होगा। दोस्तों हम लोग अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा क्या है, 8वां है। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन, अर्थात दोस्तों फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। पहला है मौखिक प्रश्न, दूसरा है सत्र परीक्षा, तीसरा है प्रश्नोत्तरी और खेल, और चौथा क्या है, दत्तकार। दोस्तों अभी आप लोगों को कल हमने बताया था कि इसमें जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है दोस्तों, असेसमेंट 2 टाइप्स का होता है। एक हमारा जो पहला होता है क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और एक हमारा क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। दोस्तों ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये क्या होता है कि जब बच्चों को हम कोई क्रियाकलाप या कोई कुछ समझा रहे हैं तो उसमें बीच बीच में क्या करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उनसे हम प्रश्न पूछते हैं, उसी बीच बीच में उनकी हम क्रियाओं को देखते हैं, तो ये बीच बीच में क्या करते हैं, रचना करते हैं। लेकिन ये जो समेटिव जो असेसमेंट होता है अर्थात योगात्मक जो आकलन होता है, ये किसी परीक्षा के सत्र में, ठीक है, परीक्षा के सत्र में या उसके सत्र अंतिम में किया जाता है। अर्थात दोस्तों कह रहा है कि कौन सा उचित उपकरण नहीं है दोस्तों, तो क्या है, ये परीक्षा सत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा क्या होगा, सही होगा। दोस्तों जो ये परीक्षा सत्र होता है, सत्र परीक्षा होता है, ये किस पे लागू करता है, ये हमारा समेटिव असेसमेंट। अर्थात जब हम क्या करते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई पार्ट लेसन पढ़ा रहे हैं तो लेसन पढ़ा के जब हम ख़त्म कर देते हैं तो बच्चों को उसके बारे में पूछते हैं, उनका हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अर्थात किसी भी अध्याय या सत्र परीक्षा अर्थात जो हमारी जो ईयरली एग्ज़ाम होती है उनके अंतिम में एक कार्य जाता है जो हमारा योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। अर्थात दोस्तों जो ये रचनात्मक आकलन है ये मौखिक प्रश्न हो सकता है, प्रश्नोत्तरी और खेल के लिए हो सकता है, और दत्तकार। लेकिन किसके लिए नहीं हो सकता, तो ये सत्र परीक्षा के लिए नहीं हो सकता। दोस्तों आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक
भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को डैश डैश देखा जाना चाहिए। जो हमारी भारतीय समाज है इनकी बहुभाषिक विशेषता को हमें कैसे देखना चाहिए। पहला जो है कह रहा है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। दोस्तों, अगर हमें किसी भी समाज को या कक्षा को अगर बहुभाषिक उसको विशेषता बतानी होगी तो पहली बात हम क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की को बाधा के रूप में नहीं देखेंगे। दोस्तों, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में। दोस्तों, हम क्यों उनके जीवन को क्यों हम जटिल बनाएंगे। दोस्तों, जहाँ जटिल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षार्थियों अर्थात विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यताओं की चुनौतियों के रूप में। दोस्तों, हम चुनौती भी किसी भी विद्यार्थी को क्या करेंगे, हम चुनौती नहीं देंगे। कह रहा है कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। जी दोस्तों, क्या होगा कि विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हमें देखना चाहिए। अर्थात दोस्तों, हम लोग का जो प्रश्न नंबर 9 है इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। जी दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो 10 कह रहा है, कह रहा है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उन्हें निदान के बाद डैश डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के विषय में बताना, या समुचित उपचारात्मक कार्य करने में। दोस्तों, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, आप लोग स्वयं बताइए इसमें क्या हो सकता है। कह रहा है कि विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्तियां अर्थात जो उनमें रिक्तियां रह जाती, जो बच्चे सीख रहे हैं तो उनमें कौन कौन सी रिक्तियां रह जा रही हैं कि उनके निदान के बाद, निदान अर्थात निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, उसके बच्चे का हम क्या करेंगे, समुचित क्या करेंगे, उपचार करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, समुचित उपचार। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही होगा। दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। दोस्तों, ये सबसे आसान क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बार बार परीक्षाओं में मेरे पूछे जाते हैं। तो कह रहा कि सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण अर्थात सबसे कॉम्प्लेक्स जो सोशलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान होता है, पूरी बाल्यावस्था के दौरान होता है, प्रौढ़ावस्था के दौरान होता है, या व्यक्ति के पूरे जीवन में होता है। दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन हम लोग का पहला क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, किशोरावस्था के दौरान दोस्तों जो हमारी क्या होती है, मानसिक अर्थात जो टेंशन हमें होता है क्या होता है, वो सबसे अधिक होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण का होता है तो किशोरावस्था के दौरान, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, पहला सही होगा। दोस्तों, प्रश्न नंबर हम लोग बढ़ते हैं 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता, क्या कह रहा है दोस्तों, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या माना जाता है, गौड़ माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गौड़, ऑप्शन नंबर 2 गत्यात्मक माना जाता है, ऑप्शन नंबर 3 स्थिर माना जाता है, ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक माना जाता है। दोस्तों, क्या माना जाता है कि आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना क्यों माना जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, इसमें हम लोग का ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा सही होगा। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही होगा, तीसरा सही होगा। क्यों सही होगा दोस्तों, कि जो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि यह मनुष्य में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, परिष्कृत रूप से क्या होता है, ये परिष्कृत में धीरे धीरे क्या करता है, ये आगे बढ़ता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहता है, ये आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना के रूप में कहा, स्थिर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे परीक्षाओं में क्या होता है, ये बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, बार बार ये पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु, क्या कह रहा है, जन्म अर्थात 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है, जो जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे पहले सीखता है। क्या सीखता है, पहला कह रहा कि ऑप्शन निष्क्रिय अर्थात न्यूट्रल शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के
नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। जानते हैं दोस्तों को जो जीन पियाजे ने क्या किया है कि विकास के उन्होंने कितनी अवस्थाएं बांटे हैं, 4 अवस्थाएं बांटे हैं दोस्तों। जो दोस्तों इसमें पहला जो अवस्था है क्या है, इसमें क्या होगा हमारा, क्या होगा इसमें जो जन्म से पूर्व के अर्थात क्या कहेंगे इसे, जो इंद्रिय के द्वारा जो बच्चा सीखता रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग पहली अवस्था के, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसे कहते हैं सेंसरी मोटर, क्या कहते हैं सेंसरी मोटर क्या कहते हैं। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की जो पहली अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें क्या करता है के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा क्या करता है, सीखता। अर्थात दोस्तों हम लोग का जो इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्यों सही होता है दोस्तों, अगर हम देखते हैं कि जो पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाओं को क्या करा है कि जो हमारे जो कर्मिक विकास होती हैं, इसके बुद्धि के कर्मिक विकास को पियाजे ने 4 अवस्थाओं, कितने अवस्थाओं में बांटा, 4 अवस्थाओं में बांटा। जो दोस्तों पहली हमारी होती है क्या होती है, सेंसरी मोटर होती है, जिसे कहते हैं कि इंद्रिय गम्य ज्ञान अवस्था होती है, जो 0 से क्या होती है 2 वर्ष तक होती है। दूसरी दोस्तों हमारी जो होती है क्या होती है, संक्रांतक अवस्था, जो हमारी 2 से कितनी वर्ष होती है, 7 अवस्था तक होती है। जो हमारी तीसरी होती है, तीसरी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, मूर्त संख्या, क्या कहते हैं मूर्त, जो 7 से क्या होता है 11 वर्ष तक होता है। और जो इसकी चौथी अवस्था जो फाइनल स्टेज है, इसे क्या कहते हैं अमूर्त अवस्था, जो कि 11 वर्ष से क्या करता है, 11 वर्ष से क्या करता है आगे की तरफ चलता है। तो दोस्तों जीन पियाजे की जो ये 4 अवस्था है, उनमें से जो पहली अवस्था क्या कहती है कि जो बच्चा होता है वो पहले अपने इंद्रियों के द्वारा ही क्या करता है, सीखता है। तो ये जो इंद्रिय जनित गामक जो अवस्था, इसमें क्या करता है, इसमें बच्चे की जो मानसिक, जो इसमें मेंटल डेवलपमेंट अर्थ जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसमें जो गामक क्रियाएं होती हैं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भूख लगने पर क्या करता है, भूख लगने की स्थिति में बालक क्या करता है, किसी भी चीज़ को रो कर व्यक्त करता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष रूप से क्या करते देखते हैं, उनके लिए वह क्या, उनके लिए उसी का अस्तित्व उनके लिए फिक्स हो जाता है। तो क्या करते हैं बच्चे, जो जिन जो पहली अवस्था होती है उसमें क्या करते हैं कि बच्चे इंद्रियों के द्वारा ही सीखते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, और इसके साथ ही साथ आप लोग को 4 और इसमें से आंसर क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण, क्या कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है, नियम कैसे काम करता है, इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना, समानता और अंतर देखने और सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। तीसरा जो ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जो चौथा है, परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए दोस्तों कहना। तो दोस्तों इसमें जो सबसे सटीक जो आंसर होगा दोस्तों, आप लोग इसमें जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों कि 14वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। तो कह रहा है कि समझ के लिए क्या प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, कह रहा है कि नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करना है तो उदाहरण संबंधी के लिए पढ़ाना। कह रहा है समानता और अंतर देखने की सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्य और प्रक्रियाओं के योग याद को योग कराने के लिए करना है। दोस्तों अगर हमें ये काम करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए कह रहा है कि यहाँ ध्यान देने वाली वस्तु क्या कह रहा है कि नहीं करता है, क्या करता है नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों को एकांकित तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग हमें क्या करना है, नहीं बनाना है। और जो नहीं बनाना हमारा उत्तर क्या होगा, सही, अर्थात 14वें प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तीसरा सही होगा। दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हम लोग का क्या है 15 है दोस्तों। 15 क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अलोकनीय व्यवहार, क्या कह रहा है दोस्तों, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से समग्र रूप से केवल अलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है। पहला ऑप्शन विकासवादी से संबंधित है, दूसरा क्या है रचनावादी से संबंधित है, तीसरा है व्यवहारवादी संबंधित है, फिर जो चौथा है संज्ञानवादी संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, जो अलोकनीय जो व्यवहार है इस सीखने के क्या है व्यवहारवादी, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरे से क्या है संबंधित है। कैसे दोस्तों संबंधित है, कह रहा है कि
कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के लिए व्यवहारवादी सिद्धांत से ही संबंधित है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का क्या होगा? 16 होगा दोस्तों। 16 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यता की उपलब्धि चाहती है। मतलब एक शिक्षिका है, वो अपनी कक्षा के उनके जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनकी जो पोटेंशियल अर्थात जो उनकी योग्यता है की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो तनाव को नियंत्रित करना सीखना। पहला कह रहा है कि तनाव को नियंत्रित करना सिखाना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए? फिर कह रहा है कि दूसरा, विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग करना चाहिए। उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। फिर कह रहा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधि में आनंद लेना सीखना। दोस्तों इसमें क्या होगा? जो कह रहा है कि जो शिक्षिका है जो प्रतिभाशाली बच्चों के उनके लिए उपलब्ध चाहती है, लेकिन उसमें से ये क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? तो इसमें क्या करना नहीं चाहिए दोस्तों? कह रहा है कि अगर उनको क्या करना है, अगर उनकी उपलब्धि चाहना है तो तनाव को, जो उनकी तनाव होते हैं उनको क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। अर्थात जब नियंत्रण करना चाहिए तो ये उत्तर नहीं सही होगा दोस्तों। कह रहा कि उनकी क्रिएटिविटी को समृद्ध करने की उन्होंने चुनौती। भाई अगर दोस्तों क्या अगर जो बच्चे जो क्रिएटिविटी बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, अर्थात जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको चुनौतियाँ क्या दी जाएगी, अर्थात दी जाएगी, तो ये उत्तर नहीं सही होगा दोस्तों। कह रहा है कि गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना के लिए दोस्तों जरूरी नहीं कि जो उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उन्हें नहीं, बल्कि उनकी जो गैर शैक्षणिक विधियाँ भी होती हैं उनको भी आनंद लेना चाहिए, अर्थात उनकी भी प्रतिभाशाली बच्चों क्या लक्षण है, अर्थात ये भी नहीं सही होगा। तो कह रहा है कि विशेष ध्यान के लिए उन्हें उनके समकक्षों से अलग नहीं दोस्तों, यही तो नहीं करना है। अर्थात चाहे बच्चा प्रतिभाशाली हो, चाहे बच्चा क्या हो, वो सामान्य बालक है, लेकिन उन दोनों को एक ही क्लास में रखना चाहिए। हाँ, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको कुछ अलग दत्तकार देना चाहिए, उनसे कुछ अलग एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, जिससे क्या करे, अलग जो उनके साथ जो सहपाठी जो बच्चे हैं उनसे क्या करे, देख देख के सीखे दोस्तों। तो हम लोग का जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अर्थात प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। हम लोग अगली तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो हम लोग का क्या है? 17 है। कह रहा कि प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है दोस्तों? पठन कठिनाई का नहीं है, अर्थात दोस्तों इसमें से कौन से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थी जो कक्षाओं के जो शिक्षार्थी होते हैं, लेकिन कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? कह रहा है कि पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द को पहचानने में कठिनाई दोस्तों। तो दोस्तों क्या इसमें होगा? कह रहा कि नहीं है दोस्तों, यही तो हमें ध्यान देना है। तो इसमें क्या है दोस्तों? अगर हम देखते हैं कि जो छोटे जो बच्चे होते हैं, क्या कह रहा कि शब्द पठन गति और प्रवाह में कठिनाई नहीं होती है। क्या होती है? ये चीज़ नहीं होती, अर्थात क्या होगा? यही हमारा उत्तर सही होगा। शब्द और विचारों को समझने में कठिनाई होती है, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई होती है, ठीक है, वर्ण एवं शब्द विचार में कठिनाई होती है दोस्तों। तो इसमें जो हमारा क्या पहला ऑप्शन होगा, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई क्या होती है, यही ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें कह रहा है क्या कि इसमें यही ध्यान देने वाली बात है कि किसी शिक्षार्थी के पढ़ने की गति कम है या प्रवाह में कठिनाई, अगर गति में भी कम है तो उसकी प्रवाह में अर्थात कठिनाई आएगी, तो इससे पठन कठिनाई का लक्षण नहीं कहा जाएगा। अर्थात पठन कठिनाई का जो तात्पर्य है, पठन और कठिनाई का जो तात्पर्य है, पढ़ने, सुसंगत वर्तनी करने तथा वर्ण एवं शब्द की पहचान में कठिनाई कहलाती है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 18वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें जो पहला कह रहा है कि उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। दूसरा कह रहा है कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। तीसरा कह रहा है कि चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि
अगर जिन बच्चों को हम प्रेरित करें तो वो बच्चे हमेशा क्या हों, सफल हों, तो क्या हों, वही बच्चे हमेशा सफल नहीं हो सकते। अर्थात दोस्तों हमें क्या करना, सही उत्तर ढूंढना दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 की हम बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन की ओर संकेत करता है, की ओर संकेत करता है। पहला क्या है, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमन बनाना। फिर कह रहा है कि दूसरा, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम और विनिमय, स्वानुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता दोस्तों। तो कह रहा है कि जो शिक्षार्थियों का जो आत्मनियमन क्या होता है दोस्तों, कि इस किसके ओर दोस्तों संकेत करता है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। अपने सीखने क्या होता है कि अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी क्या होती है, एक योग्यता होती है दोस्तों। कि यदि क्या करता है एक छात्र किसी काम को, यदि मान लो कोई छात्र एक काम को करता है, जब दोस्तों अगर कोई छात्र किसी कार्य को करेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, वो सीखेगा। जब वो धीरे धीरे सीखता है फिर क्या करता है, उनका स्वयं अवलोकन करता है। जब उनका स्वयं अवलोकन करता है तो यह उस शिक्षार्थी का क्या कहलाएगा, आत्मनियमन। अर्थात अपने द्वारा किए गए कार्य को सीखता है, फिर वो कार्य कैसे हुआ उसका अवलोकन कर रहा था, तो क्या कर रहा, आत्मनियमन कर रहा दोस्तों। तो अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी क्या होती है, अपनी एक योग्यता होती है दोस्तों। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 19 का ऑप्शन नंबर चौथा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न नंबर 20 के निम्नलिखित में से किस कथन को दोस्तों, यहाँ सोखने हो गया, यहाँ क्या आएगा, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है दोस्तों। कह रहा है कि जो इसमें निम्नलिखित जो ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सीखने के लक्षण के रूप में नहीं, अर्थात इसमें कौन सा ऐसा लक्षण दिखाई पड़ रहा है कि जो सीखने के रूप में परिभाषित नहीं करता दोस्तों। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिमाण स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, यानी अनलर्निंग, या कहते हैं या अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है दोस्तों। तो ऐसा एक कौन सा लक्षण है कि जो विद्यार्थी को सीखने के रूप में नहीं माना जाता है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अगर बच्चे कुछ ऐसी चीज़ जो घटना देख रहे हैं, कह रहा है कि सीखना कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ अनुभव के परिमाण स्वरूप घटित होती है। जी दोस्तों, तो होना ही चाहिए। अगर बच्चा नहीं भी सीखता लेकिन तब भी उस सीखने का एक हिस्सा माना जाता है। फिर कह रहा है कि सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, लेकिन क्या लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है दोस्तों। तो व्यवहार का अध्ययन क्या नहीं माना जाता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, बल्कि व्यवहार का जो अध्ययन होता है क्या करता है, व्यवहार किसी भी चीज़ में क्या करता है, चेंज लाता है, परिवर्तन लाता है, ना कि सिखाता है। क्या करता है, व्यवहार किसी भी प्रक्रिया किसी भी चीज़ में क्या करता है, सोशलाइजेशन में वो चेंज लाने का काम करता है। अर्थात जो परिवर्तन क्या है, बल्कि सीखने का नहीं, बल्कि ये व्यवहार अर्थात क्या होता है, परिवर्तन का लक्षण माना जाता है दोस्तों। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो हम लोग का दूसरा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। हम लोग प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दोस्तों क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देना, सूचनाओं को याद करके और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देना, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देना, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। अनुकरण की भूमिका पर दोस्तों केंद्रित है। तो जो इसमें कह रहा है कि रचनावाद की जो बात कर रही है कि रचनावाद क्या होता है दोस्तों। तो रचनावाद इसमें क्या होता है कि दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा। कह रहा है कि दुनिया के विषय में अपनी दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर क्या करता है, वो बल देता है कि दुनिया की अपनी खुद की रचनावाद कैसे व्यक्त करता है। तो इसमें क्या करेगा, इसमें ही बल देगा, अर्थात जांच पर बल नहीं देगा।
ये सब चीज़ें इस क्या होगा दोस्तों आंसर ये इसमें गलत होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर पहला सही होगा दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर जो 22 है, कह रहा था कि क्रिएटिविटी शिक्षार्थी वह है जो, अर्थात जो क्रिएटिविटी जो शिक्षार्थी है, जो सृजनात्मक शिक्षार्थी है वह क्या है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है दोस्तों। तो क्रिएटिविटी शिक्षार्थी कौन शिक्षार्थी होता है दोस्तों, इसका दोस्तों आप लोग उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर क्या होगा दोस्तों। क्या अगर जो बच्चा सृजन कर रहा है क्या वो बहुत बुद्धिमान है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि अगर जो ज़्यादा अगर सृजन कर रहा है कि वो बुद्धिमान हो। फिर कह रहा है कि परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करना दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है। ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो ही नहीं सकता है दोस्तों। इसमें क्या आएगा कि जो पार्श्व चिंतन है या जो समस्या समाधान है क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसमें जो तीसरा होगा 22 का वही सही होगा दोस्तों। है इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कहने का मतलब ये कि जो क्रिएटिविटी है शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। मनोवैज्ञानिक, अगर एक मनोवैज्ञानिक स्किनर की हम बात करें, किसकी बात करें, स्किनर की बात करें दोस्तों। अगर स्किनर की हम बात करते हैं तो स्किनर ने कहा कि क्रिएटिविटी विचारक हुआ है, अर्थात जो क्या करता है, जो सृजनात्मक विचारक हुआ है, जो नवीन क्षेत्रों की क्या करता है, जो नई क्षेत्रों की क्या करता है, खोज करता है, और नवीन और क्या करता है, नवीन अवलोकन करता है, और नवीन चीज़ों का क्या करता है, वो निष्कर्ष निकालता है। तो क्या कहलाता है हमारा पार्श्व चिंतन, या जो हमारी क्या कहलाता है क्रिएटिविटी कहलाती है दोस्तों। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या तीसरा सही होगा 22वें का। हम लोग दोस्तों 23वें पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर जो 23 क्या कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है, किसका हिस्सा दोस्तों, बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा दोस्तों, संवेगात्मक विकास का हिस्सा है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन छोटा देखने में छोटा भले लग रहा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, संवैधानिक विकास का हिस्सा दोस्तों। 23वें का क्या होगा हम लोग का आंसर, बौद्धिक विकास का हिस्सा है दोस्तों। कैसे क्या हो रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, पहली बात तो ये है। वही समाज में रहते हुए क्या कह रहा है कि वही समाज में रहते हुए उनके साथ तारम्भ जो बैठना होता है, अगर मान लीजिए कि अगर हम आपके साथ बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो समाज वो क्या है, वो सामाजिक का एक हिस्सा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, समाज का हिस्सा। अगर मान लीजिए क्या, अगर शरीर में आपसे लंबा चौड़ा ज़्यादा से ग्रोथ करा तो शारीरिक विकास हो जाएगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि यदि व्यक्ति हंस रहा है, रो रहा है, आपके साथ क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो संवेगात्मक विकास का हिस्सा होता है। लेकिन कह रहा है कि अवधारणाओं की जब बात आएगी, सोचने की बात आएगी, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ बौद्धिक विकास की हम बात करेंगे दोस्तों। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, बौद्धिक विकास। क्या होगा दोस्तों, बौद्धिक विकास होगा दोस्तों। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर का जो 24 है क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे में भिन्न होते हैं दोस्तों। कैसे भिन्न होते हैं, विकास की दर से भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में दोस्तों भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं कैसे दोस्तों, ये एक दूसरे में कैसे भिन्न होते हैं दोस्तों। तो क्या होते हैं दोस्तों, जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से क्या होता है, विकास की दर में क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न होते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों इस क्वेश्चन को रख लीजिए, क्वेश्चन हो सके आप लोग को इस बार पेपर में जरूर पूछा जाए कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं दोस्तों। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर जो 25 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोस्तों कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है या कथन है दोस्तों। फिर से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है, यह कथन क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या रहा है, क्या यह गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है,
कह रहा है क्या यह सही हो सकता है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। दोस्तों ऑप्शन तीसरा कह रहा है क्या यह सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। कह रहा है क्या यह गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों आप लोग को ये ध्यान देना कि अगर जो हमारी जो शारीरिक विकास तो क्या है हमारा दोस्तों, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। क्यों तीसरा सही होगा दोस्तों, ये 25वां का तीसरा क्यों सही होगा, सही इसलिए होगा कि क्योंकि होता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर का होना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है, इस आवश्यकता होती है। यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास और विकास के अन्य पक्षों के साथ क्या करता है, अंतर संबंध करता है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर शरीर अगर मेंटेन आपकी है तो आपकी जो मानसिक प्रक्रिया क्या होंगी वो सही से ही चलेंगी, क्या होंगी, सही चलेंगी। अर्थात दोस्तों कि अगर बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास का एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है तो क्या है कि सही है, क्योंकि शरीर का शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। दोस्तों तो ऑप्शन हमारा नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही होगा। प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं 26 की तरफ। 26 क्या कह रहा है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास के सिद्धांत नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 26 क्या कहता हूँ दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि मानव जो विकास है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है दोस्तों, कह रहा है कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, क्या अनुक्रमिकता, फिर कह रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती है या निरंतरता है। दोस्तों तो इसमें दोस्तों क्या होगा, 26 में क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा, प्रतिवर्ती नहीं हो सकता। दोस्तों क्या कह रहा है कि ये प्रतिवर्ती दोस्तों क्या हो सकता है। दोस्तों जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है 26 का। जी दोस्तों क्या हो सकता है, प्रतिवर्ती दोस्तों हो सकता है। कैसे हो सकता है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सामान्य से विशिष्ट एक निरंतरता मानव विकास के सिद्धांत का अनुपालन करता है, किंतु जो प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है मानव विकास का सिद्धांत नहीं होता। दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा सही होगा 26 का। हम लोग प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डास में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। दोस्तों कह रहा है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है डैश। फिर कह रहा है कि में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। दोस्तों क्या है, विशेष विद्यालयों, मुक्त विद्यालयों से, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों से या नियमित विद्यालय से। अगर दोस्तों हमें क्या करना, अगर बच्चों को शैक्षिक रूप से हमें क्या करना, अगर अवसर उपलब्ध कराना दोस्तों तो हमें बच्चों को क्या करना होगा, नियमित रूप से। दोस्तों में क्या करना होगा, हमें बच्चों को नियमित रूप से बराबर शैक्षिक क्या हमको वो देना, अर्थात उनको बराबर अवसर हमें देना होगा। अर्थात दोस्तों कि हमें क्या करना होगा कि नियमित विद्यालयों की बराबर इसकी क्या होगी, अवसर को उपलब्ध कराना होगा। दोस्तों तो हम लोग प्रश्न नंबर अगले की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। दोस्तों सही है तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर जो चौथा क्या कह रहा है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत कराती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। दोस्तों तो इसमें सीखने का सबसे सटीक तरीका क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसको जल्दी जल्दी दोस्तों कमेंट करिए क्या होगा। दोस्तों सीखने का सबसे सटीक तरीका क्या होना चाहिए, कह रहा है कि इसमें सीखना उस वातावरण को में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक जो कॉग्निटिव जो होती है रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला। जी दोस्तों सीखने में तभी सही होगा जब दोस्तों हम कोई भी चीज़ अगर किसी शिक्षार्थी को किसी विद्यार्थी में अगर मान लो हम कक्षा के बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, ABCD पढ़ा रहे हैं, ठीक है,
जब वो देखेंगे कि जब वो लोग क्या वो लोग जब सीख चुके हैं तभी क्या होगा, हम लोग को उसमें संतुष्टि मिलती है दोस्तों। तो क्या होता है फिर क्या कि सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेदना कारक को प्रभावित नहीं करता दोस्तों, प्रभावित करता है। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया नहीं दोस्तों, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया केवल नहीं है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों या संकेत कराते कि किसी तरह सीखना नहीं हुआ, ऐसा नहीं दोस्तों। अगर बच्चे गलती भी कर रहे हैं तो गलती करने में कुछ ना कुछ बच्चे जरूर सीख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग का जो ऑप्शन नंबर पहला क्या होगा, सही होगा दोस्तों। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्तों, एवोल्यूशन की बात आ गई दोस्तों। मूल्यांकन का कौन सा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए? क्या दोस्तों मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? कह रहा है कि शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यह निर्णय लेना कि विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान एवं उपचार करना चाहिए। कह रहा है कि शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना तथा उनकी उपलब्धि मापना दोस्तों। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उद्देश्य कह रहा है कि यहाँ देखो ऑप्शन नंबर जो तीसरा सबसे सटीक इसका आंसर बता रहा है। कह रहा है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान दोस्तों। क्या करेंगे, कमियों का निदान करेंगे। उस कमियों का निदान का हम पता लगाए, फिर उस क्या करेंगे, उस कमी के निदान का जब पता लगाते हैं तो क्या कमी है तो उसका हम फिर क्या करेंगे, उपचार करेंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, तीसरा सही होगा। देखते हैं शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना नहीं जरूरी दोस्तों, जरूरी नहीं है कि क्या करेंगे हम केवल शिक्षार्थी की उपलब्धि ही मापें, या भी हमें निर्णय नहीं लेना कि हमें बच्चों के क्या करना, उसको प्रोन्नत किया जाए, उसको क्या किया जाए, उसको प्रोन्नत किया अगली कक्षा में भेजा जाए। हमें मूल्यांकन करना है कि बच्चे में क्या कमी है। अगर बच्चे में कोई कमी है तो किस स्तर तक कमी है, उस कमी को हम पता लगाएंगे, और कमी है तो किस तरीके से वो कमी है, तो उस कमी को हम उसका उपचार कैसे करें दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। ऑप्शन हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ दोस्तों। हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों अभी तक ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर नहीं किए हैं तो इसको प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए, और हमारे R2R चैनल को दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। कह रहा है कि प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर हम लोग का क्या है, लास्ट है। और जो कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ेगा। शिक्षार्थी अर्थात जो विद्यार्थी हैं जो पहले से सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। फिर कह रहा है ऑप्शन नंबर दूसरा कि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। फिर कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है दोस्तों। या किसी भी कक्षा का अनुदेश किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है दोस्तों। कह रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति जो होती है, इनकी जो प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या होगा कि जो अगर इस महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को क्या करता है दोस्तों, समृद्ध में। अर्थात दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर जो 30 का पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये 30 के 30 प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो ये अपने मित्रों के पास शेयर करें, और हमारे R2R एजुकेशन चैनल को दोस्तों क्या करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग का ये जो हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्या करेंगे, पूरा सॉल्व कराएंगे, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। अभी CDP चल रहा है दोस्तों, हम हिंदी भी लेके आएंगे दोस्तों, मैथ भी साइंस भी लेके आएंगे, जो इससे संबंधित जो हमारे EVS भी होते हैं सब कुछ लेके आएंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम लोग का हमारा पहले यही कंटेंट रहेगा कि जो हम क्या करें, पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 2011 जून से लेके जो अभी तक जितने पेपर हुए उन सबको हम पहले से क्या करें, पर डे आप हम लोग हमारे साथ जुड़िए और इसको दोस्तों सॉल्व कीजिए दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। मैं यहीं पे विराम लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।